मैंने कर दी रखो। तो कल की क्लास में हमने जो है ना इंस्टॉलेशन वगैरह देख ली थी। सही है। आज की क्लास में अब्दुलरहमान भाई और ये SMR और सैयद हैदर भाई जो हैं ये। हाँ, ये सब न्यू ज्वाइन किया है। मुताहिर है ये भी हमारी क्लास में है। अच्छा। वो कल ज्वाइन नहीं कर सके तो आज से इंशाल्लाह स्टार्ट। तो ये एक दो और हैं, कह रहे हैं लिंक सेंड कर दो ना, मैं उबैद भाई को भी भेज देता हूँ। सही है, हाँ, उबैद भाई को भेज दो। ये उबैद भाई। आई थिंक ये उबैद भाई का नंबर। हाँ, भेज दिया मैंने उबैद भाई को भी लिंक। हेलो, आवाज़ आ रही है निशान भाई? जी जी बिल्कुल आ रही है बस। तो मैं जो है ना, कुछ नए भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, मामू भी हैं। मामू कैसे हैं आप? और अली भाई भी आ गए। अली भाई भी क्या कर रहे हैं, जबरदस्त। कैसे आप ठीक हैं? ठीक ठाक अली क्या भाई, बात आप है जी, कैसे मेरी हैं? तुम्हारी डेडिकेशन जो है ना, मुझे लग रहा है तुम कुछ कर लोगे। खाना भी खा रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ अच्छा, आप लोगों को। चलो चलो। हाँ। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ना, वो हम पढ़ेंगे राउटिंग। अब नेक्स्ट चेस के अंदर अगर आप वेबसाइट के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन कहते हैं राउटिंग को ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं राउटिंग को। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ से। आई थिंक ठीक है, ये स्क्रीन मेरी शेयर हो गई। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, नज़र आ रही है? हाँ हाँ, शेयर हो गई इसमें। हाँ हाँ। तो गेट स्टार्टेड ना, कल हमने नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करना देख लिया था। आज फिर मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ देखिए एक फोल्डर है डे 2 के नाम से ना। तो सही है। यहाँ मैं एक और बना दूंगा। अच्छा, आज हम क्या करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे? नहीं, आज हम राउटिंग सीखेंगे कि भाई मल्टीपल राउटिंग। पेजेस को हम एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं ना। जैसे सही मिसाल है। के तौर पर अब देखें, मैं राउटिंग पर आता हूँ, ये अलग पेज आ गया। अब ठीक डिफाइन है। राउट्स पर ये अलग पेज आ गया। देखिए यहाँ पर राउट चेंज हो रहे हैं ना, डिफाइन राउटिंग है सही ना, है। ये राउटिंग। अब जब मैं पेजेस पर आ रहा हूँ, ये राउट पेजेस एंड लेआउट हो गया। तो एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस किस तरह से ऐड करते हैं, फिर सही है। फिर इंशाल्लाह 2-3 दिनों बाद हम फिर प्रोजेक्ट्स पर आएंगे। तो यहाँ आई थिंक, हाँ, नेक्स्ट जेएस के नाम से एक फ़ोल्डर है, मैंने लिखा CMD ना। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट जेएस की उसमें आया वेबसाइट पर, यहाँ इंस्टॉलेशन। जैसे ही मैं इंस्टॉलेशन पर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर एक कमांड मिल रही है npx create next step के नाम से। जैसे ये मैं कमांड चलाऊँगा, मेरे पास नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल हो जाएगी। मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ और इसी तरह आकर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब इंटर करूँगा, ये मुझसे कुछ सवालात पूछेगा कि भाई आपने, अब ये कह रहे व्हाट्स योर प्रोजेक्ट नेम। मैंने कहा भाई माई AP, ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। अब ये कह रहे भाई आपने टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है या नहीं। भाई हमने टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है, तो मैं कहूँगा भाई यस, मुझे करना है। अब ये एक पूछ रहा है कि भाई वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint। अब ESLint हमने कल काफ़ी डिटेल में देखा था कि भाई जब एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डेवलपर होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर, जब वो थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं ना, तो फिर वहाँ पर यूज़ होता है ESLint प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस को क्रिएट करता है कि भाई प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ किस तरह से डिफाइन करनी है, वो ESLint के थ्रू हम करते हैं। मुझे चाहिए तो मैंने कर दिया यस। अब है कि भाई वुड यू लाइक टू यूज़ टेलविंड CSS। अब नेक्स्ट चीज़ हमें खुद ये रिकमेंड करता है कि भाई आप टेलविंड CSS को यूज़ करें, तो भाई हम टेलविंड को यूज़ करेंगे, तो मैंने कहा यस। अब ये कह रहे हैं भाई वुड यू लाइक टू यूज़ सोर्स डायरेक्टरी। अब ये सोर्स डायरेक्टरी क्या है?
सोर्स डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए हम राउटिंग करते हैं। तो वो आज करेंगे, तो हम इस चीज़ को, इस पॉइंट को क्लियर कर देंगे कि भाई राउटिंग क्या होती है और ये सोर्स डायरेक्टरी क्या है। फिर ये पूछ रहा है ऐप राउटर। ऐप राउटर भी जो है ना, हमारे पास नेक्स्ट जेएस का लेटेस्ट फीचर है नेक्स्ट जेएस 13 में। ये भी अभी हम देखते हैं राउटिंग में। देखिए भाई इंपोर्ट एलियस, मुझे इसमें कोई इंपोर्ट एलियस के साथ कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी। इंपोर्ट एलियस बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास, हम जब एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो डॉट स्लैश लगाकर हम पाथ डिफाइन करते हैं। तो उसमें कह रहा है आपने कोई कस्टमाइजेशन करनी है, तो मैंने कहा भाई नहीं करनी। तो अब ये मेरे पास जो है मेरा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट अब क्रिएट होना शुरू हो गया। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, ये देखें। अब मुझे जो डिपेंडेंसीज चाहिए अब वो इंस्टॉल होंगी, और डेव डिपेंडेंसीज जो होती है इनका जो ताल्लुक होता है वो हमारे जो है प्रोडक्शन तक नहीं होता। जब हम प्रोजेक्ट को गिटहब पर डिप्लॉय करते हैं ना, ये जो डिपेंडेंसीज है रिएक्ट डोम और नेक्स्ट, ये हमारी प्रोजेक्ट के साथ गिटहब पर भी अपलोड होती हैं। लेकिन जो ये डेव डिपेंडेंसीज है ना, इनका ताल्लुक सिर्फ हमारे इस कंप्यूटर तक है। नहीं आ रही आपकी। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही? और तरह मुझे अलाउ भी कर देगा मुताहिर को। आई थिंक शेयर है मेरी स्क्रीन। दिशान भाई मेरी तरफ तो आ रही है, आवाज आ रही है। ये अब आ गई, दोबारा आ गई। अच्छा अच्छा, अब आ रही है? हाँ आ रही है। ये आ रही है। आ रही है। बाकी लोगों ने ज्वाइन किया है उनको अलाउ कर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मीटिंग अलाव है, मीटिंग में मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई। तो मैं ये कह रहा था जो डिपेंडेंसीज होती है ना, इनका ताल्लुक हमारे प्रोजेक्ट के एंड तक होता है। यानी जब हम प्रोजेक्ट को गिटहब पर भी डिप्लॉय करेंगे, ये जो डिपेंडेंसीज है ये प्रोजेक्ट गिटहब तक भी जाएंगे। अगर प्रोजेक्ट को हम वर्सल पे भी डिप्लॉय करेंगे, तो मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट को जो डिपेंडेंसीज चाहिए वो ये हैं। ये डेवलपर डिपेंडेंसीज क्या है, ये सिर्फ हमारे पास प्रोडक्शन लेवल तक है, डिप्लॉयमेंट तक। इनका ताल्लुक डिप्लॉयमेंट तक है कि हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे पास स्क्रीन पर, इसका डेव डिपेंडेंसीज का ताल्लुक सिर्फ यहाँ तक है। जो ये डिपेंडेंसीज है ये प्रोडक्शन लेवल पर भी काम आती हैं। डिपेंडेंसीज का ताल्लुक प्रोडक्शन लेवल तक है, और डेव डिपेंडेंसीज जो यूज़ होती है वो डेवलपमेंट के टाइम पर होती है। अब ये कस्टमाइज हो जाए आई थिंक। हाँ हो गया। हो जाओ भाई। काफ़ी टाइम ले रहा है। मैं यहाँ पर एक सर्जिया की नेक्स्ट जेज वाली रेपो भी एक दफ़ा देख लूँ ना, कि उसमें कौन से स्टेप्स हैं। लर्न नेक्स्ट जेस, पेनावर्स के नाम से है सर्जिया की रेपो ना नेक्स्ट जेस की, जिससे हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने भाई हेलो वर्ल्ड कर लिया था। अब हम आएंगे राउट्स पर। ठीक है, राउट्स पर हमारा स्टेप 01 है। और फिर कल हम लिंकिंग देख लेंगे, राउट ग्रुप देख लेंगे। ये दो तीन स्टेप करके ना हम फिर डायरेक्ट जो है ना जंप मारेंगे स्टाइलिंग पर। स्टाइलिंग पर जंप मारकर हम टेलविंड सीएसएस सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें टेलविंड सीएसएस को सीखेंगे। फिर ये फ्लेक्स बॉक्स भी टेलविंड में आता है, ये भी टेलविंड में, रिस्पॉन्सिव भी टेलविंड में। ठीक है, ये सारे फिर हम ये स्टेप्स करेंगे। अगर स्टेप 7 हमने कर लिया ना, तो यानी हम एक अपना प्रोजेक्ट खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम 3 स्टेप्स के बाद डायरेक्ट हम जंप कर जाएंगे प्रोजेक्ट पर। तो जो स्टेप 4, 5, 6 है वो हम स्टेप 7 के अंदर इसको कवर करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आई थिंक मेरा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया। अब प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं कौन से पाथ पर हूँ, नेक्स्ट जेएस के। ठीक है, आई थिंक मैं नेक्स्ट जेएस में हूँ, लेकिन मैंने एक नेक्स्ट जेएस के अंदर एक और फोल्डर बनाया माई ऐप का। ये देखें, ये नेक्स्ट जेएस का फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर है माई ऐप। अब मुझे इस फोल्डर में जाना है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ लिखूँगा cd
स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। और अब मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, जिस फोल्डर में मैं भी जाना चाहता हूँ वो है माई ऐप। अब यहाँ देखिए जो एरो है वो नेक्स्ट जीएस के आगे, जैसे ही अब मैं एंटर करता हूँ तो ये एरो नेक्स्ट जीएस से हट करके आ गया माई ऐप के आगे, यानी कि अब मैं माई ऐप की डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। अब मैं यहाँ लिखूँगा कोड स्पेस डॉट, तो मेरे पास मेरा VS कोड जो है ओपन हो जाएगा। तो ये देखें अब मेरे प्रोजेक्ट के लिए जिन जिन फाइल्स की मुझे ज़रूरत थी, जैसे TS कॉन्फ़िग हो गई, टेलविंड की, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस ने हमें करके दे दी है, ये जो हमें नज़र आ रही है स्क्रीन पर। तो अब मैं इसे कट कर देता हूँ, इसका भी मुझे कोई भी नीड नहीं है, ये फोल्डर भी कट। अब हमारे पास इस पूरे प्रोजेक्ट की जो मेन फाइल होती है ना, वो है पेज सोर्स के अंदर, जो सोर्स आपको नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर ये page.tsx, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमें ब्राउज़र पर नज़र आएगा। अगर मैं इसको चलाऊँ ना, अब अपने प्रोजेक्ट को रन किस तरह से करते हैं नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट, उसके लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है। वो कमांड क्या है? वो है npm run dev। npm run dev, मैं कह रहा हूँ भाई npm से कह रहा हूँ, npm आप रन करो किसको? मेरे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को। dev स्टैंड फॉर डेवलपमेंट। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, अब ये नेक्स्ट जेएस क्या करेगा, मुझे एक HTTP देगा। ये देखें, ये इसने मुझे एक लिंक दिया कि भाई आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रेडी हो गया है, आप इस URL के थ्रू जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने कहा इसको कॉपी, ब्राउज़र पर आकर के मैं इसे करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। जैसे पेस्ट करूँगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में, आई थिंक 10 या 20 सेकेंड्स, उसके बाद ये रन होगा। तो यहाँ देखें स्टार्टिंग हो गया, अभी कह रहे रेडी हो गए 4 सेकंड में। अब फाइल हमारी कंपाइल हो रही है। इस चीज़ को हमने कल काफ़ी डिटेल में देख लिया था निशान भाई, और जो नए हैं उनको मैं क्लास के एंड में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा ना, ये फाइल्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो ये देखें हमारा प्रोजेक्ट चल गया लोकल होस्ट 3000 पर, और उसमें हमारे पास ये लिंक्स आ रहे हैं ना। अब इस चीज़ों की अभी नीड नहीं है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, page.tsx जो है हमारी, ये page.tsx, ठीक है। page.tsx के अंदर ये फालतू ये रिटर्न के अंदर जो भी लिखा है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ ना, तो ये मेरे पास ब्राउज़र से ये सब कुछ भी रिमूव हो जाएगा। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा page.tsx हमारी प्रोजेक्ट की सबसे मेन फाइल है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें ब्राउज़र पर शो होगा। ये गेट स्टार्टिंग बाय एडिटिंग है ना, अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ शहबाज नियाजी, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया शहबाज नियाजी। तो इस फाइल के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें ब्राउज़र पर नज़र आएगा। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लूइश है और यहाँ पर पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है। तो ये global.css की फाइल पे इसकी सारी जो है CSS लगी हुई है। ये 3 CSS जो हैं, ये 3 कमांड्स जो हैं, जो नया स्टूडेंट है, ये टेलविंड CSS की है, हमने इसे रिमूव नहीं कर दी। मैं सिंपली ये रूट लेवल की जितनी भी CSS है इसे आके यहाँ से कर दूँगा रिमूव। इसे रिमूव करूँगा तो ये देखें हमारी यहाँ से CSS ख़त्म हो जाएगी। CSS हमारी ख़त्म हो गई। अब ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट हमारा page.tsx के अंदर ये लिखा हुआ है। मैं सिंपल क्या करूँगा, मेन के आगे ये जो एरो लगा हुआ है ना डाउनवर्ड, इसे मैंने रैप किया और इसको इसी तरह से मैं कट कर दूँगा और यहाँ लिख दूँगा एक div, ठीक है। और अब अगर मैं पेज को देखूँ तो ये देखें यहाँ पर ये सब चीज़ें मिट जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, पेज हमारा बिल्कुल वाइट हो जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सेव नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, सेव मैंने ऑटो सेव पे लगाया हुआ है। ये देखें मेरी स्क्रीन बिल्कुल वाइट हो गई, मतलब कि मैंने CSS भी हटा दी और यहाँ से जो ये फालतू CSS लगी हुई थी यहाँ पर, उसको मैंने रिमूव कर दिया। इन 3 लाइनों को नहीं किया। क्यों? याद है हमने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हुए उनसे उसने पूछा था वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट, हमने कहा जी। तो जब हमने यस किया था ना, तो उसने ये 3 कमांड हमें दे दी कि ये 3। अब ये 3 क्या, ये टेलविंड बेस की हमारे पास URL है, ये टेलविंड कंपोनेंट और ये टेलविंड यूटिलिटीज़ का। इसके डीप डेप्थ में नहीं जाते, आगे चल कर जाएंगे। फिर page.tsx के अंदर हमने फालतू CSS को रिमूव करके यहाँ पर div लिख दिया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ये क्यों किया? नहीं, एग्रीड एग्रीड। हाँ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हम div क्यों लिखते हैं? भाई ये फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ डे 2 का, चले डे 2 का, और इसे मैं VS कोड में ओपन करके यहाँ एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ। आई थिंक ये
ठीक है, लेट अब ये क्या है, ये टीएस की फाइल में हूँ, मेन डॉट टीएस, यानी मैं टाइप स्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट में हूँ। तो ये जो आपको फंक्शन नज़र आ रहा है ना, इसे कहते हैं फंक्शन। ये सिंटैक्स को कहते हैं फंक्शन, और ये भी फंक्शन है। ये भी अगर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हटा दूँ ना, ये भी तो एक फंक्शन है। ये सिंपल फंक्शन है ना, अगर मैं इसको भी मैं से भी सिंपल बना सकता हूँ। यहाँ पर लेट है तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन कीवर्ड लिख दूँगा, और ये जो बीच में इक्वल है और ये एरो भी हटा दूँगा, ये भी फंक्शन बन गया। तो भाई इसमें और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है? देखें, जब हम टाइप स्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट में हैं तो ये है फंक्शन, लेकिन जब हम नेक्स्ट जेएस के एनवायरनमेंट में फंक्शन बनाते हैं उसे फंक्शन नहीं कहते, उसे कहते हैं कंपोनेंट। नेक्स्ट जेएस की ज़बान में फंक्शन को कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर मैं आगे जिक्र करूँ कंपोनेंट 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 करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो जाए ना, क्या है कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन को नेक्स्ट जेएस की ज़बान में कहते हैं कंपोनेंट, और टाइप स्क्रिप्ट की ज़बान में से फंक्शन ही कहते हैं। तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस है छोटा सा। अब वो डिफरेंस क्या है, टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है तो ये रिटर्न करेगा टाइप स्क्रिप्ट ही। यहाँ पर मैं कोई HTML नहीं, HTML के हमारे पास बहुत सारे टैग होते हैं, पी टैग, ठीक है। पी यानी अगर पैराग्राफ लिखना हो तो आप पी टैग लगाएंगे, ठीक है। एंकर टैग के लिए ए लगाना है, हेडिंग 1 देनी है तो आप H1 लगाएंगे। लेकिन मैं टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन में हूँ तो ये सिर्फ जो रिटर्न करेगा, ये हमारे पास सिर्फ जो रिटर्न करेगा वो टाइप स्क्रिप्ट ही रिटर्न करेगा। लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट जेएस का फंक्शन होता है, नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट होता है, ये हमेशा HTML रिटर्न करता है, ना ये CSS रिटर्न करता है, नहीं ना ये जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता है, ना ये टाइप स्क्रिप्ट, किसी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये रिटर्न नहीं करता। ये कहता है भाई मुझे सिर्फ आप जो है रिटर्न करवाओगे, क्या रिटर्न करवाओगे, एक HTML। तो HTML में हमारे पास बहुत सारे टैग है ना, पी टैग ये भी HTML का है। अच्छा, H1 हेडिंग 1 ना, आपको पता होगा ये भी HTML है। तो बेस्ट हमारे पास प्रैक्टिस है हम डिव रिटर्न कराएं, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, हमें एक HTML रिटर्न करेगा। अब ये HTML क्यों रिटर्न करेगा, अब अगर मैं इसमें जो भी लिख रहा हूँ ना ये मुझे अपने ब्राउज़र पर देगा। यहाँ मैंने लिखा हेलो, अगर मैं ब्राउज़र पर आता हूँ तो ये देखें यहाँ हेलो लिखा हुआ आ गया। अगर यहाँ आ करके अब मैं करता हूँ शहबाज, तो यहाँ देखें शहबाज आ गया। भाई नेक्स्ट जेएस का जो कंपोनेंट होता है उससे सिर्फ और सिर्फ HTML समझ में आती है। अगर कोई पूछे यार नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट जो है वो HTML क्यों रिटर्न करता है, उसका सीधा सा जवाब है क्योंकि जो नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट होता है उसे समझ ही HTML आती है। अब इसी HTML के अंदर, इसी HTML के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट भी लिखेंगे, हम CSS भी लिखेंगे, हम HTML भी लिखेंगे इस डिफ के अंदर रहते हुए। यहाँ हम CSS भी लिखेंगे, यहाँ हम जो है HTML भी लिखेंगे और टाइप स्क्रिप्ट। हाँ, आपको प्योर टाइप स्क्रिप्ट लिखनी है आप यहाँ लिख सकते हैं, लेट a इज इक्वल 10, ठीक है। ये आपने एक टाइप स्क्रिप्ट का वेरिएबल बनाया a। अगर यही काम मैं यहाँ पर करूँ लेट b इज इक्वल, तो लेट b इज इक्वल 10, अगर यहाँ हूँ ना ब्राउज़र पर तो देखें लेट b इज इक्वल 10, इससे टाइप स्क्रिप्ट कोई लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के कंपोनेंट को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसको जो समझ आती है सिर्फ और सिर्फ HTML है। तभी हमने यहाँ पर डिव लिखा ताकि ये HTML रिटर्न करे, और फिर हम जुगाड़ उगाड़ लगा कर इससे यहाँ पर जो इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट भी लिखेंगे। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है कि यार ये HTML क्यों रिटर्न कर रहा है। तो अगर डेव में हम कोई भी टाइप स्क्रिप्ट की कमांड लिखेंगे हाँ या कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट, वो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है करली ब्रैकेट का ना, उसके अंदर लिखेंगे। अच्छा, लेकिन सही है। इसको सिर्फ नहीं समझ में आती। आपने कोई भी टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन बनाना है ना, वो आप इस करली ब्रैकेट के अंदर इस फंक्शन यहाँ रहकर बना सकते हैं।
रिटर्न के अंदर सिर्फ आप जो है ना उसको सिर्फ HTML रिटर्न करवाएंगे और कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएंगे। अच्छा, रिटर्न से बाहर हम बता सकते हैं, हाँ रिटर्न के हाँ अंदर हाँ, नहीं दे रिटर्न के बाद आप इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आया सकते। यहाँ पर ना, इफ़ अगर ये कमांड हो तो ये चले, अदरवाइज कुछ भी। इसके अंदर आप इफ़ एल्स भी नहीं लिख सकते। अगर यही इफ़ एल्स मैं इसके अंदर लिख दूँ ना, तो ये मुझे इसी तरह से प्रिंट करके दे देगा ब्राउज़र पर। आई थिंक ये एरर दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है इसे। देखें ये से सपोर्ट नहीं, आई थिंक इस वजह से एरर दे रहा है। ठीक है। तो ये देखें, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या है, तो सिर्फ ये HTML रिटर्न कर रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है यार, जब ये HTML रिटर्न कर रहा है, अब इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे? हम इस डिव के अंदर टाइप स्क्रिप्ट भी लिखेंगे, CSS भी लिखेंगे और HTML भी लिखेंगे। लेकिन हमारा जो ब्राउज़र होते हैं, ओपेरा हो गया, क्रूम हो गया, उसे खिचड़ी समझ में नहीं आती। उसे क्या समझ आती है? उसे भाई HTML की फ़ाइल अलग चाहिए, CSS की फ़ाइल अलग चाहिए और टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल अलग चाहिए, तब हमारा ब्राउज़र चलता है। अगर ये एक ब्राउज़र है ना, तो इसे HTML की फ़ाइल अलग चाहिए। अगर यहाँ पर मैं TL ब्लॉक पर, TL ड्रॉ पर आता हूँ, आई थिंक चल जाओ भाई, हाँ चल गया। देखें ये मेरा ब्राउज़र है, ये मेरा है ब्राउज़र। इस ब्राउज़र को जो समझ आती है सिर्फ HTML। अब ब्राउज़र क्या कहता है भाई, मुझे आप जो है, अगर मुझ पर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, कोई लॉजिक लगानी है, तो आप क्या करोगे? मुझे HTML अलग दोगे, CSS आप अलग दोगे मुझे, और जो टाइप स्क्रिप्ट है वो आप मुझे अलग दोगे। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर तो उसको मल्टीपल देंगे ना, या इसी डिव के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट भी लिखेंगे, इसी डिव के अंदर हम CSS भी लिखेंगे और HTML भी लिखेंगे। तो ये यहाँ पर ब्राउज़र लेवल पर जाकर सेपरेट कैसे होगी? उसके लिए हमारे पास फिर Next.js के अंदर एक कंपाइलर काम करता है, उसे बेबिल कहते हैं शायद। ये एक कंपाइलर है। अब ये कंपाइलर का काम है, वो कहते हैं भाई जिस फाइल के एंड में आपने TSX लगा दिया, TSX की फुल फॉर्म है, TSX हमारे पास जब भी लिखा हो ना, यानी आप समझ जाए यहाँ पर कोई ना कोई Next.js या React का कंपोनेंट आएगा TSX के अंदर। जब भी आपने अपनी फाइल की एक्सटेंशन के साथ TSX लगा दिया, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ना बेबल चलने लग जाता है। अब इसका काम क्या होता है? जब हमने TSX लिख दिया ना, अब ये समझ जाएगा कि भाई अब यूज़र जो है, जो डेवलपर है, वो रिटर्न के अंदर HTML भी लिखेगा, CSS भी लिखेगा, जावास्क्रिप्ट भी लिखेगा। अब वो मेरा काम है कि भाई, अब वो बाइबल का काम है कि वो क्या HTML को अलग बताएगा ब्राउज़र को, हमारे ब्राउज़र को वो HTML अलग बताएगा, CSS अलग बताएगा और टाइप स्क्रिप्ट अलग बताएगा। तो अक्सर ये सवाल पैदा होता है यार, हमारे ब्राउज़र को तो HTML अलग समझ में आती है, हमारा जो ब्राउज़र वो HTML अलग लेता है, CSS अलग लेता है, टाइप स्क्रिप्ट अलग अलग लेता है, लेकिन यहाँ पर तो हम इसे मर्ज करके दे रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास फिर Next.js यूज़ करता है बेबल, जो इन सब चीज़ों को खुद सेपरेट करके ब्राउज़र तक पहुँचाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं यार, ये रिपीट करते हैं ना, ये वाली बात जो तुम कह रहे हो ना कि हम 3 फाइलें हम उसको देते हैं, जी मतलब ये कि HTML अलग जाती है, CSS अलग जाती है, और तो थर्ड फाइलें अलग जाती है, और हाँ, बेबल जो है उसको वो जी जी उसकी फंक्शनैलिटी होती है कि उसको मर्ज करके जी एक वेबसाइट चलाता है वो। जी, ये थोड़ा सा रिपीट करते मैं हैं। बताता हूँ आपको। देखें, पहले आप किस तरह से कोडिंग करते थे, वेबसाइट बनाते थे? एक मिनट, एक HTML की फ़ाइल होती थी, फिर एक CSS की ना। पहले हम कोडिंग किस तरह, प्रोजेक्ट किस तरह बनाते थे कि HTML की फ़ाइल होती थी, इसमें सारी हम HTML लिखते थे, सारी HTML लिखते थे। फिर हमारे पास एक JS या कोई भी प्रोग्रामिंग फ़ाइल होती थी, PHP ले लो, पाइथन ले लो, टाइप स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, कोई लैंग्वेज तो चाहिए ब्राउज़र को चलाने के लिए, तो वो लैंग्वेज हम इस फाइल में लिखते थे। बट जो CSS है वो हम यहाँ लिखते थे। तो अलग अलग फाइल में हम HTML अलग, टाइप स्क्रिप्ट अलग, CSS अलग, फिर ये फाइलें जो है ना ब्राउज़र को समझ में आती थी।
कि भाई टाइप स्क्रिप्ट ये रही, जब ये फाइलें हम ब्राउज़र पर रन करते थे ना, वो टाइप स्क्रिप्ट आप जब यहाँ अलग हैं तो वो ब्राउज़र पर भी अलग जाएंगी। अच्छा, ये एग्जिस्टिंग की बात करेंगे, पहले इस तरह से काम होता था? जी जी जी, पहले हम क्या करते थे, अलग अलग फाइल बनाते थे, लेकिन इससे क्या होता था, इसमें एक बहुत बड़ा इशू होता था। इस तरीके से हमारी एसईओ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता था, हमारी वेबसाइट की एसईओ नहीं होती थी। तो फिर रिएक्ट जेज ने हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट दिया TSX का। अब जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, आप JSX लिखेंगे। JSX लिखेंगे ना, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कोई ना कोई HTML रिटर्न करवा रहे हैं। JSX JSX आप JSX यूज होता है रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट की, ये एक्सटेंशन है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट का TS है, इस तरह कोई भी एक्सटेंशन है ना, उसके साथ आप लास्ट में X लगाएंगे, यानी अब आप ये एक HTML रिटर्न करेगा। अब जब हम एक अलग अलग फाइल्स के अंदर कोडिंग करते थे ना, वो तीनों फाइलें जब ब्राउज़र को भेजते थे तो ब्राउज़र समझ जाता था। क्यों? क्योंकि भाई main.ts में उसको टाइप स्क्रिप्ट मिल रही है, index.html में उसको HTML मिल रही है, style.css में स्टाइल CSS मिल रही है, तो ब्राउज़र को कन्फ्यूज़न नहीं होती थी। लेकिन नेक्स्ट के अंदर हम एक इसी डिव के अंदर रहते हुए हम टाइप स्क्रिप्ट भी लिखेंगे, CSS भी लिखेंगे HTML में, तो अब ये ब्राउज़र को कैसे समझ आएगी? यहाँ पर तो चलो समझ आ रही थी ना कि अलग अलग फाइलें मिल रही है, यहाँ पर तो एक ही फाइल में सब मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं कर दूँ एक H1, ठीक है, एक H1, ठीक है, ये एक H1 का टैग है। अब यहाँ पर एक H2 है, मैं इसके अंदर थोड़ी सी CSS लिखता हूँ, इसको ओवर ऐड कर देना CSS को। अब यहाँ पर इसको HTML मिल रही है, अगर मैं ब्राउज़र पर जाऊँ तो ये देखें, ये इसको सिर्फ HTML मिली, ये HTML भी मिली, ये CSS भी मिली, लेकिन यहाँ पर तो एरर जनरेट होना चाहिए ना। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप पुराने दौर में देखें, आज से 4-5 साल पहले, तो यहाँ पर तो एरर जनरेट होना चाहिए। भाई एक फाइल में आप दोनों चीज़ें कैसे चला रहे हैं? भाई होना ये चाहिए कि आप CSS अलग लिखें, इस तरह CSS अलग, टाइप स्क्रिप्ट अलग और HTML अलग। तो यहाँ पर आप इकट्ठा कैसे लिख रहे हैं? और वो एरर भी नहीं दे रहा। वो एरर इसलिए नहीं दे रहा, जब आप अपनी फाइल की एक्सटेंशन के साथ टाइप स्क्रिप्ट TSX लगा दें, तो वो हमारे पास नेक्स्ट.js ऑटोमेटिक एक कंपाइलर ऑन कर देता है। अब वो उस कंपाइलर का काम है, वो आपकी फाइल को सेपरेट कर देता है बैकग्राउंड में जाकर। जब आप TSX लिख देते किसी फाइल पर ना, यहाँ पर आपका एक ब्राउज़र है, यानी मिसाल ये आपके एक VS कोड है, ठीक है। अब VS कोड के अंदर ये एक फाइल है page.tsx, ठीक है, इसके अंदर आपने कोई कोड लिखा है। अब इसके अंदर आपने HTML भी लिखी हुई है, CSS भी लिखी हुई है और जावास्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, टाइप स्क्रिप्ट भी आपने लिखी हुई है एक page.t। अब जब आपने फाइल के नाम के साथ TSX लिख दिया, अब इसका आपके इस ब्राउज़र का काम क्या है, इस Next.js का, ये Next.js का एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो आपकी फाइल को लेकर जाएगा बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड में आपके पास एक कंपाइलर काम करता है जिसका नाम है बेबल। अब वो क्या करेगा, HTML की फाइल को अलग करेगा, CSS की फाइल को अलग करेगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल को अलग कर करके वो फिर आपके ब्राउज़र को जो है ना अलग अलग फाइलें देगा। ये आपका ब्राउज़र आया। अब ये इस ब्राउज़र को जो है, आपके इस ब्राउज़र को वो HTML अलग देगा, ठीक है, HTML अलग देगा, CSS अलग देगा, और जो है टाइप स्क्रिप्ट ये अलग देगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, एक हमारे पास कंपाइलर चलता है बेबल, ये इसका काम है कि भाई ये आपकी फ़ाइल को सेपरेट कर देगा, ये आपकी जो तीनों फाइल्स को सेपरेट करके आपके ब्राउज़र को देगा। अब आप समझ नहीं, कंपाइलर हमारा सॉरी, Node.js भी तो हमारा कंपाइलर ही है ना। हाँ, Node.js, तो ये कंपाइलर अलग क्यों है? Node.js कंपाइलर आपके कोड को रन करता है ना। अब अगर यहाँ पर मैं console.log लिखूँ ना, console.log, अब इसका काम है हेलो प्रिंट करवाना, ठीक है। अब ये तो फंक्शनैलिटी चला आ रहा है ना।
ये नोड जेएस का जो काम है ना, उसका काम है सिर्फ आपकी फंक्शनलिटी जो आपने ब्राउजर पर लिखी है वीएस कोड में उसको चलाना। अब फाइलों को सेपरेट करने के लिए अलग हमारे पास है ना, ये तो अलग अच्छा, काम कर रहे हैं, तो आपकी फाइलों को सेपरेट कर रहे हैं ना बैकग्राउंड में। सही है। ये कोड को रन नहीं कर रहा, ये फाइलों को हाँ, सेपरेट कर ये रहा आपकी फाइलों को सेपरेट करके हमारे पास ब्राउज़र पर शो करवा रहा है। अब जब ये फाइल मेरे पास यहाँ पर आई ना, तो ये डायरेक्ट मेरे पास ब्राउज़र पर नहीं आई, इससे पहले ये बाइबल से गुजर करके मेरे पास फिर ब्राउज़र पर आकर पे आई है। ठीक है, यहाँ पर तो ये एक कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा बता दूँ। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है? नबी अच्छा जिशान भाई। शहबाज भाई, ये बाइबल हम इंस्टॉल करते हैं तो ये खुद इंस्टॉल हो जाती है क्या? यार ये खुद इंस्टॉल होती है ना। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको डीप में लेकर जाऊँ ना, फिर बाइबल पर भी हमारे पास एक और वो काम करता है, कंपाइलर, वेब पैक जिसका नाम है। अब ये वेब पैक बाइबल पे काम करता है। अब ये बाइबल से फाइल जाती है वेब HTML CSS जो है ना हमारे पास TSX की फाइल से जाती है बाइबल के पास, बाइबल से जाती है वेब पैक पे। तो ये फिर ये बहुत बड़ा, ये हम खुद नहीं इंस्टॉल करते, ये बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.js ने, ये आपको नज़र आ रहा है नोड मॉड्यूल। अगर मैं आपको फोल्डर में लेकर जाऊं, ये देखें, हम आई थिंक इसमें ना, तो ये नोड मॉड्यूल, ये कितने फोल्डर हैं? 314 आइटम, 314 आपके पास पैकेजेस हैं। इन्हीं 300 पैकेजेस में कोई एक पैकेज है जिसका नाम है आपके पास बेबल। ठीक है, इन्हीं 314 पैकेजेस में कोई एक पैकेज ये भी होगा बेबल का। ठीक है, ये इंस्टॉल्ड है। जब हमने नेक्स्ट.js की ये कमांड रन की थी ना, तो इसने जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो खुद कर दी इंस्टॉल। ठीक है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद कर देता है। तो इसके डीप में नहीं जा रहे। फिर बेबल से वेब पैक आ गया। अब मैं वेब पैक को समझाऊंगा तो ये देखें, जावास्क्रिप्ट PNG, JPG को PNG में, फिर ये एक अलग है। ठीक है, CSS की फाइल को फिर ये सेपरेट करता है। तो फिर ये एक अलग टॉपिक शुरू हो जाता है ना, बहुत डीप में चले जाएंगे, Q3 में पहुंच जाएंगे हम लोग, अभी Q2 में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यार HTML CSS जब हम मिक्स करके देते हैं वो किस तरह से सेपरेट होती हैं। ठीक है, है। ओके, ठीक है, डन। तो अब देखें, हमारी VS कोड की, हमारी वेब डेवलपमेंट की, हमारे वेबसाइट बनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर है ना, वो है सोर्स ऐप। ये हमारे प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए हम अपने पूरी वेब डेवलपमेंट, पूरा एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क बनाएंगे इसी फोल्डर में रहते हुए, हम बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, जिस तरह देखें ना page.tsx के अंदर हमने आकर जो भी लिखेंगे ना वो हमें शो होगा। यहाँ पर मैं एक H1 का टैग दे देता हूँ, H1 होम। ठीक है, तो इसके अंदर रहते हुए हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो अब मैं पढ़ा रहा था आपको राउटिंग, एक देख लेते हैं कि भाई ये राउटिंग क्या होती है। अब देखें, मैं यहाँ पर हूँ नेक्स्ट.js की डॉक्स में ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर राउट किस पर, डॉक्स पर। तो ये मुझे पूरी इंट्रोडक्शन दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर एरर हैंडलिंग पर जैसे ही क्लिक करूँगा ना, यहाँ देखें, यहाँ पर राउट चेंज होगा। जैसे ही मैं एरर हैंडलिंग पर क्लिक करता हूँ ना, ये राउट चेंज हो गया, ये बहुत बड़ा आ गया। लेकिन हमें इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक टेक्नोसेट की वेबसाइट बताऊँ, तो ये देखिए, ये एक वेबसाइट है ना, यहाँ पर .com लिखा हुआ है। जैसे ही मैं सर्विसेज पर क्लिक करूँगा, आप यहाँ नज़र रखें, यहाँ जैसे सर्विसेज पर क्लिक किया, राउट चेंज हो गया, सर्विसेज आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं स्लैश लगाकर यहाँ लिख दूँ अबाउट, अब आप इस पेज पर गौर कीजिएगा, देखें अबाउट का पेज आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट में एक पेज नहीं होता, मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर एक केसेस, सर्विसेज, अबाउट, करियर, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, करियर, कंटेंट, कॉन्टैक्ट का। तो ये राउट पेजेस चेंज होते हैं। अब हर पेज का अपना काम है। अब भाई अगर यूज़र आपकी किसी वेबसाइट पर आया, वो होम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो होम पेज पर, अब मिसाल के तौर पर यही सारे पेजेस आप स्क्रॉल में इस तरह रख दें, अब कितना, अब यूज़र जो है ना घंटा 1.5 घंटा वो इस तरह स्क्रॉल करता जाएगा, वो ढूंढेगा भाई आपने अबाउट का पेज कहाँ डिफाइन किया है, मुझे आपसे कांटेक्ट करना है। तो यूज़र को जब आपने ये पेजेस बनाए हुए ना राउट, तो यूज़र को आकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूज़र सीधे यहाँ करके अबाउट पर क्लिक किया, आपके अबाउट पर पहुँच गया, ये भाई कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर क्लिक करके वो आपसे कॉन्टैक्ट कर देगा। कॉन्टैक्ट के पेज पर आया कॉन्टैक्ट। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने ये राउट नहीं बनाए हुए,
तो आपके पास यहाँ पर इतना बड़ा स्क्रॉल बार होता है ना, यूज़र स्क्रॉल कर करके थक जाता है, लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पाता भाई मुझे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब अगर एक कॉमन सेंस की बात है ना, अब मुझे अगर सर्विसेज चाहिए तो मैं सर्विसेज पर क्लिक किया, मेरे सामने इनकी सर्विसेज आ गई कि भाई ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब अगर इन्होंने ये मुझे राउट नहीं दिए होते तो मैं बस नीचे नीचे कर रहा होता, अभी ढूंढ रहा होता कि भाई राउट कहाँ पर है, अब सर्विसेज क्या दे रहे हैं, इनका ब्लॉक कहाँ पर है, कॉन्टेक्ट कहाँ पर है। तो फिर इस ड्रॉबैक को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास आ गए ये क्या कहते हैं, राउट्स। पहले की वेबसाइट में इसी तरह होता था, अगर आप पहले वेबसाइट पर जाए ना तो आपके पास इसी तरह स्क्रॉल बार होता था, यूज़र जो है ना, क्लाइंट यूज़र जो है वो ढूंढ रहा होता था कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है ये। लेकिन जब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आई ना, उसने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया, हमें दे दिया भाई राउट। आप कुछ भी ना करें, आप सिंपल क्लिक करें, यहाँ से आपका राउट चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपने डिस्प्ले करानी हो सर्विसेज, वो सर्विसेज शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों है हमारे पास, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्सिटी थी कि भाई यूज़र ढूंढ रहा है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 500 पेजेस हैं और आप अबाउट का पेज जो है ना वो 450 450 पेज पर, तो वो 450 पेज नीचे स्क्रॉल करता, तो एक बेड प्रैक्टिस है ना, यूज़र तंग हो जाता था, यूज़र एक्सपीरियंस जो वो ख़राब हो रहा था। तो सिंपल यहाँ पर क्या कर दिया, नेव बार दे दिया, नेव बार में बटन है। अब जैसे ही हम बटन पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर हमारा जो है ना राउट सर्विस पर चला जाता है, सर्विस का पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि राउट का काम क्या है। ओके। अब ये राउट बनते कैसे हैं, हमारा टॉपिक आज का ये कि भाई ये राउट किस तरह से बनते हैं। देखें, नेक्स्ट जेस हमें कहता है आपने राउट डिफाइन करना है, तो आपने राउट डिफाइन करने के लिए जो यहाँ पर हम टाइप स्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट में थे ना, यहाँ पर मैं मेन डॉट टी एस लिखूँ या इंडेक्स डॉट टी एस लिखूँ, तो कोई फ़र्क पड़ रहा है? दोनों में मैं टाइप स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट जेएस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जेएस कहते हैं अगर आपने राउट डिफाइन करना है ना, आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। अब वो रूल क्या है भाई, जब आप राउट बनाएंगे तो राउट के अंदर जो आपकी फाइल होगी, राउट का जो पेज होगा ना, लाजमी बात है राउट का कोई ना कोई पेज होगा, तो राउट के पेज में आपकी जो फाइल होगी, इस फाइल का नाम होगा पेज डॉट टी एस एक्स। इसके अलावा कोई भी अगर पेज हो, आपने पेज डॉट टी एस एक्स के अलावा यहाँ लिख दिया भाई होम डॉट टी एस एक्स, मैं इसे राउट कंसिडर नहीं करूँगा। भाई आपने राउट बनाना है तो आपने एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि भाई आपके राउट का नाम जो है पेज डॉट टी एस एक्स होगा। ठीक है, तो हमने लाजमी जो है ना अपना जब भी राउट बनाएंगे, कोई भी राउट बनाना हो तो उसका नाम हमने पेज डॉट टी एस एक्स रखना है। अगर पी आपने कैपिटल भी रख दिया ना तो तब भी ये रीड नहीं कर पाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है। मैं यहाँ आता हूँ, अब मैंने कहा कि भाई सोर्स की हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है। सोर्स के अंदर भी अगर आप देखें ना, दो फोल्डर हैं, एक एसआरसी और एक ऐप। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आया, मैं ऐप के फोल्डर के अंदर नई फाइल बनाऊंगा पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ ये इंटर ही नहीं हो रहा, ये कह रहा है अ फाइल और फोल्डर पेज डॉट टी एस एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एट द लोकेशन, प्लीज चूज अ डिफरेंट नेम। अब वो कह रहा है कि भाई पेज डॉट टी एस एक्स तो ऑलरेडी आपके पास है, ये पेज डॉट टी एस एक्स तो आपके पास है, मैं आपको ये इजाज़त नहीं दूंगा आप दूसरी बनाएं। अब मैं क्या करूं? अब तो ये तो एक एरर आ गया, मसला आ गया। भाई मैंने राउट बनाना है और मुझे पता है कि भाई रूल है कि राउट का नाम आपने पेज डॉट टी एस एक्स रखना है। अगर मैं पेज डॉट टी एस एक्स बना रहा हूँ, ये एरर दे रहा है। अब वो एरर क्यों दे रहा है? भाई एरर नहीं देना चाहिए। फिर नेक्स्ट जेएस ने हमें बताया कि भाई आप अपने जो राउट को किसी एक फोल्डर में रखेंगे, आप अपने राउट को एक फोल्डर में रखेंगे, एक फोल्डर में रखेंगे। मिसाल के तौर पर ये कॉन्टेक्ट है मेरे पास, कॉन्टेक्ट के फोल्डर में पेज डॉट टी एस एक्स है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, ये मेरी होम पेज, जैसे ही मैं राउट पर आकर यहाँ लिखूँगा कॉन्टेक्ट, तो मेरा राउट कॉन्टेक्ट पर आ जाएगा। अब ये 404 जो है ना, ये आपके पास एरर की जो स्टेटस होते हैं। अगर मैं आपको चैट जीपीटी में बताऊं, ये चीज़ क्लियर करवाऊं कि यार 404 क्या होता है, तो यहाँ
सिंपली आप लिखें HTTP एरर स्टेटस, तो ये आपको बता देगा कि भाई देखें अगर 100 लिखा हुआ है तो आपके पास जो है रिक्वेस्ट है, कोई आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव हो गई। अगर 200 लिखा हुआ है तो आपकी रिक्वेस्ट ओके, 201 लिखा हुआ है तो क्या है, अगर 400 पर मैं आऊँ ना तो यहाँ पर है बेड रिक्वेस्ट, द सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट। भी सर्वर को समझ ही नहीं आ रही कि ये राउट क्या है, ये 404 क्या है। बेसिकली हम तो राउट है, तो जब मैं राउट बनाऊंगा मैं फिर कॉन्टेक्ट पर आऊँगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा। अब मैंने राउट बनाना है तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐप के अंदर आया, मैं एक बनाऊँगा फोल्डर, मैंने कहा कॉन्टैक्ट, मैंने लिखा कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंटर किया। अब इसी कॉन्टैक्ट के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा page.tsx, PAGE page.tsx। अब ये मेरे पास राउट बना। अब यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट तो एक फंक्शन होता है और वो जो है ना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट फंक्शन जो है ना, आप इसको एक्सपोर्ट सिंपल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसको काफ़ी डीप में हमने टाइप स्क्रिप्ट में देखा है ना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक्सपोर्ट में और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं है। बस जो है ना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक फ़ाइल में एक होता है, जो नॉर्मल एक्सपोर्ट है वो एक फ़ाइल में आप 10,000 बनाए कि 5,000 बनाए वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं कॉन्टैक्ट के अंदर हूँ, मैं सिंपल यहाँ लिखूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ लेट कॉन्टैक्ट ना। और अब यहाँ पर जो भी आप कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट के वेरिएबल का पहला वर्ड कैपिटल होगा, कंपोनेंट का सी में कैपिटल रखूँगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है इसको एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये मैंने कंपोनेंट बनाया। अब ये रिटर्न क्या करेगा, एक HTML ना, कंपोनेंट मैंने कहा कि हमेशा HTML रिटर्न करता है, तो HTML का बेस्ट टैग हमारे पास है div, ठीक है। ये मेरे पास कंपोनेंट बन गया। कंपोनेंट को मैंने कहा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। कंपोनेंट जब भी आप बनाएंगे उसका पहला वर्ड, पहला अल्फ़ाबेट आप हमेशा कैपिटल रखेंगे, स्मॉल रखेंगे तो एरर आएगा, अभी नहीं आएगा। जब आप अपनी फ़ाइल को वर्सल पर डिप्लॉय करेंगे ना, उस टाइम ये एरर जनरेट करेगा, फिर उस टाइम समझ में भी नहीं आता कि एरर क्या है, ठीक है। फिर पूरी जो है ना पूरे कोड को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपोनेंट बनाते वक्त कोई मसला आपको किसी को कोई पूछना है कि यार कंपोनेंट क्यों बनाया, तो इसमें ये जो लेट के बाद जो पहला वर्ड कैपिटल लेटर में आएगा, ये समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? भाई स्मॉल में रूल है ना, स्मॉल में आप नहीं लिख सकते, स्मॉल में आप नहीं लिख सकते, रूल है। अब देखें ना, एक रूल है कि भाई ये रिटर्न करेगा HTML। फिर हमारे पास राउट का दूसरा रूल आया कि भाई राउट हमेशा जो है, राउट की फ़ाइल का नाम होगा page.tsx। तो इसी तरह ये भी हमारे पास एक कन्वेंशन है कि भाई कॉन्टेक्ट जो भी हमारे पास जो भी कंपोनेंट होगा उसके जो वेरिएबल होगा उसका पहला वर्ड आपने कैपिटल रखना है, ठीक है। ठीक है। ये Next.js और React.js दोनों में था। अब मैं यहाँ पर लिख शहबाज भाई, ये गेट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसका मतलब क्या है? ये ये फंक्शन है क्या? ये गेट ये हमने कॉन्टैक्ट फंक्शन एरो फंक्शन बनाया हमने। ये एरो फंक्शन है ना यार, ये रिटर्न हटा दूँ ना, ये तो एरो फंक्शन है, ये नहीं बनाया हमने। ये सही है। सिंपल टाइप स्क्रिप्ट वाला एरो फंक्शन है ना। अब ये सिंपल टाइप स्क्रिप्ट वाला एरो फंक्शन है। अब ये हम किस में कर रहे हैं, TSX की फाइल में ना, हम कंपोनेंट हम Next.js के एनवायरनमेंट में, तो ये फिर HTML रिटर्न करता है, तो फिर हमने इसको लाजमी जो है ना रिटर्न करवाना पड़ता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डिव, हमारे पास सबसे अच्छा बेस्ट है कि आप डिव यूज़ करें, मैं अपने हर प्रोजेक्ट में डिव ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैंने डिव में अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। अब मैं यहाँ पर आया तो देखें मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज आया, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आया। मैं होम पर जाता हूँ, अब मैं होम पेज पर हूँ, ठीक है। जो स्लैश होता है ना आपके पास, स्लैश जो आपके पास होता है, स्लैश, आई थिंक ये स्लैश, इसे कहते हैं होम डायरेक्टरी, ठीक है। अब स्लैश के आगे अगर आप कुछ भी लिखें, अगर आप यहाँ पर आके आप यहाँ लिखें कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट के राउट पर चला जाएगा। इसी के तरह आपके पास कोई और पेजेस हैं तो वे और पेजेस पर चला जाएगा। अब देखें
यहाँ पर मैं आया, ठीक है, मैं अब होम डायरेक्टरी पे हूँ ना, मैं कौन सी डायरेक्टरी पे हूँ, मैं इस पेज डॉट टी एस एक्स पे होम डायरेक्टरी पे हूँ, ठीक है। अब मैंने जाना राउट के राउट के कंपोनेंट पर, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिखूंगा स्लैश कॉन्टैक्ट, तो मैं कॉन्टैक्ट पे चला गया, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं राउट। कल को आप एक बटन बना दे, जैसे यहाँ पर बटन था ना, अबाउट पर क्लिक किया, अबाउट पर चले गए, तो हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, जैसे कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया, राउट चला जाएगा कॉन्टैक्ट पर, फिर कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास पेज पर डिस्प्ले हो जाएगी। कोई क्वेश्चन? अच्छा, हमने अभी एक ही है हमारा पेज और TSX जो है, एक ही है, उसी पे हमने राउट 2 बना दिया, ऐसा है? नहीं ना, ये अच्छा, कॉन्टैक्ट के फोल्डर सही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट के फोल्डर में ना, आप राउट को हमेशा आप फोल्डर के नेम से जो है ना, फोल्डर के नेम से आप इसको एक्सेस करते हैं, और फोल्डर के नेम का पहला लेटर आपने हमेशा स्मॉल रखना है, अच्छा, इसको कैपिटल नहीं रख सकते, और कंपोनेंट का पहला लेटर आपने कैपिटल रखना है, ठीक है। सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कोई, किसी को भी नहीं, ठीक है। किसी को कोई पूछने हैं, और भी अगर साथी हैं तो क्लास में अगर, नहीं नहीं ठीक है। ठीक है जी। आज तो अच्छे खासे लोग हैं। बस देखें, आपकी बस है ना, स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं आपके। कहाँ दो थे, कहाँ सर जिया से बात करनी पड़ेगी, ये एक सेशन जो है ना वो शहबाज को दे दो। ये आई थिंक स्टूडेंट्स आई थिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे ही ज्वाइन है सारे। तो मैं क्या आ गया, टॉपिक से हट गया। तो अब ये आप समझ गए। अब देखें, अब मैं यहाँ पर स्लैश पर आता हूँ ना, स्लैश पर आता हूँ, जैसे यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर अपने राउट पर यहाँ पर स्लैश पर आता हूँ, तो मेरे पास होम नज़र आ रहा है। ये चीज़ आपने नोट की, होम नज़र आ रहा है। ये होम क्या है, ये वाला पेज डॉट TSX है, ये वाला, ये जिससे हमने मटेरियल को फालतू जो रिमूव किया था, फालतू कंटेंट, अब ये वाला। अब आप समझिए कि ये जो कंपोनेंट है ना, ये होम पेज है, ठीक है। अगर मैं किसी वेबसाइट पर आऊँ ना, W3 स्कूल पर, ठीक है, मैं W3 स्कूल पर आया, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पेज है, पेज डॉट TSX, ठीक है, ये होम वाला। इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे ना, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को क्लिक करके ऑन करेंगे ना, वो आपको सामने नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। फिर ये अलग अलग राउट हैं। मैं यहाँ पर CSS पर क्लिक, यहाँ देखें, यहाँ CSS पर क्लिक करता हूँ, राउट चला गया CSS के अंदर डिफ़ॉल्ट ऐप पर, तो इनका राउट इतना बड़ा है, तो हम बेसिकली राउट बहुत छोटा डिफाइन करते हैं। तो मैं CSS पर आ गया, तो फिर इस तरह के हम यहाँ पर एक, इस तरह यहाँ मैं CSS पर आया ना, यहाँ पर मैं एक और राउट बना देता हूँ। ये कॉन्टैक्ट का राउट था, मैं ऐप के अंदर ऐप पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक और फोल्डर बनाऊँगा। इस दफ़ा मैं बनाता हूँ कॉन्टैक्ट और अबाउट का बनाता हूँ। अबाउट का एक फ़ोल्डर बनाया, अबाउट के फोल्डर के अंदर फिर एक फ़ाइल बनाऊँगा। कौन सी फ़ाइल, पेज डॉट TSX। ये तो फोल्डर है आई थिंक। अबाउट के अंदर फ़ाइल बनानी है, ठीक है, पेज डॉट TSX। अब फिर मैं एक जो है यहाँ पर वो बनाऊँगा कंपोनेंट, लेट जो आपके फोल्डर का नाम है ना, आप अपने कंपोनेंट का वही नाम रखें। एक अच्छी प्रैक्टिस है ना, कल को जब आप अबाउट का कोई आपको कंपोनेंट नज़र आए, तब समझ जाएंगे भाई ये अबाउट का राउट है, तो इसमें आसानी होती है। मैं तो इसी तरह करता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। सिंपल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है ना, हमारे पास बेसिकली जो है ना, एक फ़ोल्डर में एक ही कंपोनेंट होता है, हम एक से ज़्यादा नहीं बनाते, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं ना, प्रोफेशनल, वो एक पेज पर एक बनाते हैं। अगर मैं आपको वेबसाइट बिहाइंड द सीन बताऊँ ना, जैसे ये है, ये एक पेज है, फिर ये एक कंपोनेंट 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 है। तो इस तरह अलग अलग कंपोनेंट बनाते। कोई भी एक पेज के अंदर पूरी वेबसाइट कोई भी नहीं बनाता, एक 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 कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन की आई थिंक Ctrl+H, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एजुकेशन। मैं यहाँ पर एक वेबसाइट है
मैंने बनाई है। ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखें, ये एक कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट कौन सा एक कंपोनेंट? ये पूरा एक कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह फिर ये पिक एक कंपोनेंट है, ये पूरा सेक्शन एक कंपोनेंट है। ये देखें, ये पूरा सेक्शन एक कंपोनेंट है, फिर ये वाला सेक्शन दूसरा कंपोनेंट है, ये वाला अलग। ये मतलब कि क्या, इसका पेज अलग बनाया था, इसका पेज अलग बनाया है, इसका पेज अलग बनाया है, ठीक है। फिर इनमें से जो है ना, इनके पेजेस मतलब अलग। शहबाज तुम ये कह रहे हो कि हर इस केस में हर कंपोनेंट को एक अलग पेज में राइट अप लिखा हुआ है, ऐसा ही है हाँ ना? हाँ हाँ, देखें, ये आपके पास एक पूरी वेबसाइट है ना, पूरा एक पेज है। तो इसके अंदर ये आपका पूरा एक पेज है, उसके अंदर आपके पास कंपोनेंट होते हैं जिन्हें आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर करके जोड़ा हुआ होता है। फिर वो आपको एक इस तरह से, ये कंपोनेंट है, फिर ये दूसरा कंपोनेंट है, फिर ये उससे बड़ा कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट टुकड़ों में बटी हुई होती है। कभी भी देखें ना, कभी भी कोई भी बंदा, ये एक पेज है ना, एक पेज का अंदर मैं पूरी वेबसाइट नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वेबसाइट को, पहले एक अच्छा डेवलपर, आपने ये वेबसाइट बनानी है, आप इसका पूरा एक सिनेरियो बनाएंगे, एक पूरा रोड मैप बनाएंगे। अच्छा, इस फाइल को मैं एक पेज के अंदर रख दूंगा, इसको एक पेज के अंदर रख दूंगा, इसको एक पेज के अंदर रख दूंगा, इसको एक पेज, फिर सबको इंपोर्ट करके इकट्ठी करके मैं एक बना दूंगा, ठीक है। तो एक पेज के अंदर कोई भी नहीं करता, तो इसीलिए जो है ना, एक पेज के अंदर एक ही कंपोनेंट बनता है। तो आप उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करें, एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब देखें, अब आपने एक पेज पर बार बार कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। अब उसको रिटर्न भी करवाना है, लेकिन एक यूज़र के लिए ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है, एक डेवलपर के लिए, भाई बार बार कंपोनेंट। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन है, उसका भी मैंने जुगाड़ निकाला हुआ है। आई थिंक मैंने कंट्रोल आल्ट और एच से इसे हाइड किया हुआ है, कंट्रोल आल्ट व्यू से आया। यहाँ पर आप लिखे रिएक्ट ES7 रिएक्ट रिडक्स के नाम से एक स्निपेट है, ठीक है। ES7 रिएक्ट रिडक्स के नाम से आपके पास एक स्निपेट है, आप इसे इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव जेएस स्निपेट। अब ये करता क्या है, अब मैंने इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर जो ये राउट बनाया, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिखे RAFCE और एंटर कर दें, राउट बन गया, ठीक है। इसको रिमूव कर दें, राउट बन गया। अपना नाम चेंज कर दें, यहाँ से राउट का फोल्डर का नाम क्या था, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल alt V, और यहाँ पर आकर के कंट्रोल V, और इसको भी हाइड कर देना। तो यहाँ पर मैं आकर के सीधा अपने इसका नाम जो है ना चेंज कर दूंगा। इसका नाम रख दूंगा, कौन सा फोल्डर है, अबाउट, तो मैं यहाँ पर इसका नाम भी रख दूंगा अबाउट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, या दोबारा समझाऊं कि ये RAFC मैंने कैसे लिखा? देखें, RAFCE, R रिएक्ट, R स्टैंड फॉर रिएक्ट एरो फंक्शन विथ, मैं कह रहा हूँ रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। आई थिंक सी का यहाँ पर मुझे मीनिंग नहीं पता लग रहा है। रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ठीक है। रिएक्ट एरो फंक्शन विथ कंपोनेंट, सी स्टैंड फॉर कंपोनेंट एक्सपोर्ट, आर रिएक्ट ए एरो एफ फंक्शन, सी कंपोनेंट ई एक्सपोर्ट, ठीक है। रिएक्ट एरो फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ ना, आई थिंक, तो ये देखें मेरे पास पूरा जो है ना कंपोनेंट बना बनाया आ गया, इसमें डिव भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब सिर्फ मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज करना है, ठीक है, अबाउट कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट बन गया। तो ये चीज़ समझ में कितनी आसानी से हम कंपोनेंट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है ना राउट बनाया अबाउट का ना। अब आप मुझे बताएं, आप में से कोई बताए कि भाई अब मैं इस राउट को एक्सेस करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस राउट को एक्सेस करूँ, ठीक है। ये तो मेरा एक कॉन्टैक्ट का है ना, स्लैश करके आप आगे उसका नाम लिख दोगे।
कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब मैं कॉन्टैक्ट के आगे स्लैश लगाऊं, अब मैं कॉन्टैक्ट के आगे स्लैश लगा करके जो है ना अबाउट लिखूं। नहीं, आप होम के आगे होम के आगे जो स्लैश को कहते हैं होम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा अबाउट, तो फिर अबाउट का सेक्शन आ गया, ठीक है। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाती है राउटिंग। अब हमारे पास जो है यहाँ पर मैं जो है ना पेज डॉट टी एस एक्स का नाम चेंज करके आपको बता देता हूँ, मेन डॉट टी एस एक्स कर देता हूँ, चलें, ठीक है। अबाउट को मेन डॉट टी एस एक्स, और अब मैं अबाउट को एक्सेस करता हूँ तो क्या होता है। मैंने भी कभी इसको जो है ना ट्राई नहीं किया। 404 भाई कह रहे अबाउट का पेज है ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेम हमने रखा है मेन डॉट टी एस एक्स। हमने वीडियो के क्लास के शुरू में कहा था कि भाई राउट बनाने की रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। पहला, राउट का जो है नाम जो है वो पेज डॉट टी एस एक्स होगा। दूसरा रूल ये है कि भाई जो कंपोनेंट आप बनाएंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। फिर तीसरा रूल क्या है कि भाई आपने तीसरा रूल ये है कि आपने यहाँ पर जो है ना ऐसे, पहला रूल है कि भाई आपने फोल्डर का नाम मेन डॉट टी एस एक्स रखना होगा, पेज डॉट टी एस एक्स। दूसरा कि भाई आपने अपने कंपोनेंट का नाम जो है कैपिटल लेटर रखना होगा, कैपिटल लेटर से। और यहाँ पर तीसरा रूल ये है जो कंपोनेंट का जो फोल्डर का नाम होगा उसका पहला लेटर आपने स्मॉल रखना है। तो ये जो है ना रेगुलर चीज़ें, ये वक्त के साथ साथ खुद हो जाएंगी। तो मैं इसे कर देता हूँ पेज डॉट टी एस एक्स। अब कुछ पेजेस ऐसे होते हैं यार, अब अबाउट है ना, ये अबाउट का पेज है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है पहले ये बता दें, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर मैं दोबारा आ जाता हूँ, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ आई थिंक नेस्टेड राउटिंग में भी पढ़ा दूँ या हम कल पढ़े, घंटा हो गया ना, क्या हाँ, कर मेरे ख्याल से कल पढ़ लेते कल पढ़ लेते हैं। ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पर कोई इशू है कि भाई आपने सिंपल क्या करना है, फोल्डर बनाना है, ऐप के अंदर रहते हुए एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल बनानी है, वो आपका राउट है। अब आप यहाँ पर तीसरा भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, वो बना देता हूँ मैं यहाँ पर ब्लॉग, ठीक है। इसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स बना दूंगा, पेज डॉट टी एस एक्स RAFCE, ठीक है। और इसका नाम मैं चेंज करके यहाँ कर दूंगा ब्लॉग, और इस डिफ के अंदर भी मेरे पास है ब्लॉग। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ब्लॉग के उस पर आऊँगा, अबाउट को मिटाकर यहाँ पर आ जाऊँगा ब्लॉग पर, तो मेरे पास ब्लॉग वाला पेज चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड राउटिंग। सिंपल कि भाई आपने क्या करना है, एक कंपोनेंट बनाना है, बस उसी को फिर यहाँ पर हमने उसको स्लैश लगा करके एक्सेस करना है। तो कोई क्वेश्चन? नहीं सही है, यहाँ तक तो ठीक है, गुड है। अब जो इनमें से जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आई थिंक कल वाली क्लास में ही ज्वाइन की थी ना, वो उनको मैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि यार ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है ना, बेसिकली इसमें क्या क्या फ़ाइल हैं। तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं, वो जिन्होंने कल की क्लास ली थी, अगर वो रिमूव होना चाहते हैं वो रिमूव हो जाएं। और जो आई थिंक ज़ीशान भाई, मुझे लगता है कि मीटिंग का टाइम जो है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम मीटिंग क्रिएट की थी नेक्स्ट जेस की ना, ये इस पे गूगल पे, तो वो अचानक से कट गई। वालेकुम शहबाज, बेहतरीन क्लास रही है आज की भी। तो इंशाल्लाह फिर मीटिंग तो क्लोज हो गई है ऑटो।
तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं और क्या नाम है, ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है ना, ये प्लीज़ लास्ट क्लास वाली भी और ये वाली भी शेयर